हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 30 सितंबर 2021 के। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आप यहां पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखना है ताकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपके दिमाग में चले जाएं। लेकिन उससे पहले आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और लॉग इन कर लें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू। जैसे ही लॉगिन करोगे क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि हम 90 से 95% वो करंट अफेयर कवर कर देंगे आपका जो आपको हर एग्जाम में मिलेगा, इवन आपके स्टेट पीएससी में भी मिलेगा। लेकिन ये करंट अफेयर किस तरह से कवर करेंगे, इसमें आपको डेली सेक्शन मिलेगा जिसमें 3 सेक्शंस होंगे: डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन, जो कि आप हर रोज हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। इसी तरह से हम हर हफ्ते वाइज आपको करंट अफेयर सेक्शन प्रोवाइड करेंगे जिसमें 3 सेक्शन होंगे: डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और एक होगा क्विज, जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। मंथली में आपको 4 तरह की चीजें मिलेंगी: डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, बेस्ट 100 करंट अफेयर और एक मिलेगी पॉकेट पीडीएफ। मतलब 2 लाइन में 3 लाइन में करंट अफेयर मिल जाएगा ताकि जल्दी जल्दी में करंट अफेयर को क्या कर सको, रिवाइज कर सको। लेकिन दोस्तों आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग टॉपिक्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि किसी भी टॉपिक को आप रिवाइज करना चाहते हो उससे रिलेटेड सारे करंट अफेयर आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे। और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको 3 चीजें मिलेंगी: डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। ये तीनों चीजें बैंकिंग और इकोनॉमी से ही रिलेटेड हैं, लेकिन इसका जो क्विज होगा वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट करोगे। आपको मिलेगी एग्जाम पीडीएफ, इसमें आपको जितना भी पास्ट करंट अफेयर है 2021 का वो जल्दी जल्दी में रिवाइज करने के लिए आप इस पीडीएफ का यूज कर सकते हो। और दोस्तों बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर आपको यहां से मिल जाएंगे ताकि आपको पता लग सके कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के करंट अफेयर जो हैं वो कवर कर रहे हैं, तो आप यहां से कवर कर सकते हैं। तो कोई अलग अलग प्राइस नहीं है किसी भी चीज़ का, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके बाद लॉगिन कर लें ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का प्राइस बहुत कम है दोस्तों। लेकिन एक बात याद रखोगे आप कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो आप 2 साल की बाय करें, क्योंकि उसमें आपको फायदा क्या मिलेगा कि 1 साल और 2 साल में एक तो प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही कम डिफरेंस है। लेकिन अभी जो है वो सितंबर जा चुका है, अक्टूबर आ चुका है, तो इसका मतलब आपको नेक्स्ट ईयर का भी साथ में लेने का फायदा है और ये बहुत कम प्राइस में आपको भी मिल जाएगा। तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको दोनों पे मिल रहा है। आपको ASHU10 कोड का यूज़ करना है और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे संपर्क कर लेना अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। तो दोस्तों 30 सितंबर 2021 का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी बच्चे यार वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ये 3 काम आप जरूर करोगे क्योंकि इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, ये भी आपके लिए फ्री है। और इसमें क्या लाभ मिलेगा कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड 2021 ईदान प्राइज फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये है हमारे पास एडन प्राइज या ईदान प्राइज। ये दोस्तों एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट 2 कैटेगरीज में दिया जाता है ताकि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ये 2 लोगों को मिला है, एक तो डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी हैं, आप यहाँ पे नाम देख रहे हो, और एक डॉक्टर एरिक ए हनशेक हैं। तो इनको ये प्राइज जो है वो मिला है, लेकिन ये इंडिया से हैं और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हैं। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, बोथ ए एंड बी। लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप यहाँ पे चेहरा जो है वो डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी का देख रहे हो। ये प्रथम जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह की एनजीओ है दोस्तों, ये प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन नाम से, तो उनकी सीईओ हैं ये। तो इनका जो है वो बहुत बड़ा रोल रहा है जो बच्चे हैं उनकी लर्निंग आउटकम, उनको आगे बढ़ाने में, उनको चीज़ें सिखाने में, एजुकेशन देने में। तो इनका बहुत बड़ा रोल है इस प्रथम ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके कारण इनको ये ईदान या एदन प्राइज जो है वो दिया गया है एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन दूसरा नाम भी आपने दोस्तों याद रख लेना है, एरिक ए हनुशेक। ये प्रोफेसर हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के। इन्होंने एजुकेशन के ऊपर अलग अलग रिसर्च की है, क्वालिटी टीचिंग के ऊपर फोकस किया है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये अवार्ड जो है वो 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो एजुकेशनल रिसर्च के अंदर, एक एजुकेशनल डेवलपमेंट के अंदर। तो एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए जो है वो मिला है डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को, और रिसर्च के लिए जो मिला है एरिक ए को।
तो याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर जो है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 30 मिलियन यूएसटी जो है वो प्राइस, नॉट यूएसटी, HKD, हांगकांग डॉलर, क्योंकि ये जो एडन प्राइज है बेसिकली ये हांगकांग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। ये बंदे का नाम है डॉक्टर चार्ल्स चेन एडन। तो इन्होंने इस अवार्ड को स्टार्ट किया था ताकि एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके 2016 में। तो ये हांगकांग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप कह सकते हो उनकी तरफ से ये 30 मिलियन हांगकांग डॉलर दिए जाते हैं, मतलब इंडिया में कन्वर्ट करोगे ऑलमोस्ट 28 करोड़ से 30 करोड़ तक की अमाउंट जो है वो यहाँ पे बनेगी। तो इतने पैसे इसके अंदर मिलते हैं। तो आप कह सकते हो अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे आप जेन गोडॉल का नाम देख रहे हो, इनको दोस्तों ये अवार्ड मिला है कौन सा, टेम्पल्टन प्राइज। याद रखना है, बहुत ही फेमस प्राइज है, पूछा जाता है टेम्पल्टन प्राइज 2021 जो है वो कौन सी लेडी को मिला है, जेन गोडॉल को मिला है। अगला क्वेश्चन आते हैं, हु वन शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2021। तो शांति स्वरूप भटनागर ये बहुत ही बड़ा नाम है, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। ये दोस्तों आप कह सकते हो फाउंडर डायरेक्टर हैं, फाउंडर डायरेक्टर हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की, CSIR। ये फाउंडर डायरेक्टर हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के, CSIR, मतलब CSIR मतलब काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। और उनकी तरफ से ये शांति स्वरूप भटनागर, वैसे तो जो 11 नाम जो है वो इसमें अनाउंस किए गए, लेकिन आपने एक नाम याद रखना है, बिनॉय कुमार सैकिया। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, असम से बिलोंग करते हैं। तो CSIR का एक वहां पे यूनिट है दोस्तों जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको कहते हैं NEIST, NEIST। तो नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें ये सीनियर साइंटिस्ट हैं, तो उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। क्यों मिला है, इन्होंने कोल और एनर्जी के ऊपर बहुत ही अच्छे से जो है वो काम किया है, उसके बारे में जो है वो जानकारी दी है अलग अलग तरह से, किस तरह से उसको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की है, खास करके कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जो है वो इनको ये प्राइस जो है वो दिया गया है। तो आप देख सकते हो डॉक्टर बिनय कुमार सैकिया कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, असम से, ये याद रखना आपने। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो है वो इनको दिया गया है। तो ये इनका कोल और एनर्जी के अंदर रिसर्च करने के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है, और ये असम से 5वें ऐसे पर्सन हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। और शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो है वो हर साल दिया जाता है उन लोगों को जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। लेकिन इसमें खास बात है कि जो 45 से नीचे नीचे एज है जिनकी, उन्हीं को ये अवार्ड मिलता है, और 45 एज देखी जाती है 31 दिसंबर के हिसाब से। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये नाम जो है वो क्यों पड़ा है शांति स्वरूप भटनागर, क्योंकि ये CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के फाउंडर रह चुके हैं। तो इसलिए जो है वो आप कह सकते हो कि फाउंडर डायरेक्टर रह चुके हैं, तो इसलिए ये नाम जो है वो इसके नाम से स्टार्ट किया गया। और CSIR के बारे में दोस्तों याद रखना है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके आजकल जो प्रेसिडेंट है वो तो नरेंद्र मोदी रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और इसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर है, डॉक्टर शेखर। और बाकी जो अवार्ड देख रहे हो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक यूसुफ अली MA आप देख रहे हो, इनको रिसेंटली जो है वो आबू धाबी का टॉप सिविलियन अवार्ड मिला है, आबू धाबी टॉप सिविलियन अवार्ड। तो आबू धाबी टॉप सिविलियन अवार्ड यूसुफ है। डॉक्टर साइरस पूनावाला, आधार पूनावाला के फादर हैं ये, इनको मिला है लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर 2021। गोयसालिया शंकर, इनको मिला है इंटरनेशनल वुमेन करेज अवार्ड 2021। तो ये सारे अवार्ड्स जो है वो अपनी अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के अंदर। लेकिन वीडियो को लाइक, जितने भी बच्चे देख रहे हैं यार वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर करें, कम से कम एक दोस्त को तो यार शेयर कर ही दिया करो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक डांस म्यूजिक फेस्टिवल है दोस्तों जिसका नाम है नाट संकीर्तन। तो ध्यान से नोट करना है, संकीर्तन, नाट संकीर्तन डांस और म्यूजिक फेस्टिवल है, कौन सी जगह पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने याद रखनी है कि ये एक डांस अकेडमी है जो इसको ऑर्गेनाइज करती है, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी। तो इसका मतलब ये मणिपुर ने होस्ट किया है, और आंसर क्या होगा इसका, इम्फाल होगा, ए जो है वो आंसर होगा। 28 से लेकर 30 सितंबर के बीच में हुआ है, 3 दिन का ये फेस्टिवल है। तो आप देख सकते हो नाट संकीर्तन फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट हो गया मणिपुर के अंदर, और बहुत ही धूमधाम से इसको मनाया जाता है ताकि यंग जनरेशन में जो है वो नाट संकीर्तन को प्रमोट किया जा सके। नाट संकीर्तन है क्या, इसमें जो भगवान कृष्ण हैं उनके जो आप कह सकते हो उनके जो मंत्र हैं वो गाए जाते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग राग से, अलग अलग रिदम्स में। तो हरे रामा हरे कृष्णा, तो ये इस तरह से जो है वो गाया जाता है। और संकीर्तन जो है वो रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग और डांसिंग है मणिपुर के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखना है। और ये नाट संकीर्तन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, एक राजा था यहाँ का जिसका नाम था भाग्य चंद्र।
तो याद रखना, एक राजा था जिसका नाम था भाग्यचंद्र, और उसका टाइम पीरियड जो है वो 1759 से लेके 1761, 2 साल पहले रूल किया। फिर 1763 से लेके 1798 तक उसने रूल किया। उसने ये संकीर्तन, नाट संकीर्तन जो है वो इंट्रोड्यूस किया था मणिपुर के अंदर। मणिपुर के स्टूडेंट इसको याद कर ले। और एक और खास बात है कि 2013 में इस नाट संकीर्तन को यूनेस्को ने भी अपनी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में डाल लिया था, जो लिस्ट थी इंटेंजिबल कल्चरेबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में जो है वो इसको डाल लिया था 2013 में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूनेस्को की लिस्ट में भी आ गया, और मणिपुर जो है वो दोस्तों स्टेट है। और मणिपुर के बात याद रखोगे, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, यहाँ के गवर्नर हैं ला गणेशन। और यहाँ पे एक बात और याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है कैबुल लमझाओ नेशनल पार्क। और यहाँ पे एक लेक भी है दोस्तों, लोकटक लेक। और ये आप कह सकते हो कि पूरे इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न में सबसे बड़ी लेक है, फ्रेश वाटर लेक नॉर्थ ईस्टर्न में सबसे बड़ी लोकटक लेक। और लोकटक लेक के ऊपर ही कौन सा बना हुआ, कैबुल लमझाओ। तो लार्जेस्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड का, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सी स्टेट ने इन्फोसिस के साथ टाई अप किया ताकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पूरा किया जा सके। तो इसमें आपको एक हिंट देता हूं कि यार जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको सबसे पहली स्टेट जिसने स्टार्ट किया था वो कौन सी थी? सबसे पहली स्टेट जिसने उसको इंप्लीमेंट कर दिया वो है कर्नाटका। तो अब यार उसके ऑब्जेक्टिव भी अचीव करने के बारे में कौन सोचेगा? कर्नाटका। कौन सी कंपनी के साथ मिलके? इन्फोसिस के साथ मिलके, क्योंकि इन्फोसिस जो है वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है बहुत बड़ी, जिसके बेसिस पे वो अपना करिकुलम जो है वो डिजाइन करेंगे, बच्चों को नई चीजें सिखाएंगे, तो ताकि ऑब्जेक्टिव्स को क्या हो सके, पूरा किया जा सके। तो इन्फोसिस जो है वो उसने एक एमओयू साइन किया कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ ताकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। तो इसमें क्या होगा, जो इन्फोसिस का प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड, उसको यूज किया जाएगा, जिसमें 3000 स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जो है वो कॉलेज स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। मतलब ताकि बच्चों की स्किल जो है वो क्या की जा सके, इंप्रूव की जा सके, खास करके कॉलेज लेवल पे, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक मिशन है कि स्किल डेवलपमेंट हमने बच्चों की करनी है। और इन्फोसिस जो स्प्रिंग बोर्ड है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें डिजिटल लिटरेसी के ऊपर फोकस किया गया है। इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें लाइक लाइव क्लासेस हैं, इसमें सर्टिफिकेशन दिया जाता है, स्किल कोर्सेज सिखाए जाते हैं, करियर गाइडेंस दी जाती है, टेक्नोलॉजी बेस्ड गाइडेंस दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। और इन्फोसिस ने 15,000 कंप्यूटर जो हैं वो ऐसे दिए हैं जिसमें ऑलरेडी ये चीज़ें अवेलेबल हैं, और वो कॉलेजेस में प्रदान कर दिया ताकि उनको ये ऑलरेडी जो है वो स्किल कोर्सेज जो हैं वो उस कंप्यूटर के अंदर फीड करके उन्होंने भेज दिए हैं। तो कर्नाटका गवर्नमेंट का ये जो इनिशिएटिव है ये उनका हायर एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है ताकि बच्चों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के पायदान पे लेके आ सके और उसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर सकें। तो दोस्तों कर्नाटका के बारे में याद रखना है, चीफ मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ के कौन है कर्नाटका के, वो हैं बसवराज बोम्मई। याद रखोगे, बसवराज बोम्मई। और अगर आप डेली करंट अफेयर देखते हो तो मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर, नेशनल पार्क्स और गवर्नर तो आपके याद हो चुके होंगे। गवर्नर जो हैं वो कर्नाटका के कौन हैं, वो हैं थावरचंद गहलोत जी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एसबीआई में आने के चांसेस भी हैं, थावरचंद गहलोत। और दोस्तों याद रखना एक बात और, यहाँ पे आपको कुद्रेमुख नेशनल पार्क मिल जाएगा, यहीं पे आपको जो है वो बनेरगट्टा नेशनल पार्क मिल जाएगा, यहीं पे आपको बांदीपुर भी मिल जाएगा, यहीं पे आपको जो है वो काली टाइगर रिजर्व, धांधेली टाइगर रिजर्व भी मिल जाएगा यहीं पे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आपको कर्नाटका के अंदर मिल जाएंगे। इवन एक और भी मिल जाएगा, नगर होल नेशनल पार्क भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई के साथ उन्होंने जो है वो बातचीत करके डिसाइड कर लिया कि हम दूसरे हाफ में कुछ पैसे और जो हैं वो क्या करेंगे, उधार लेंगे। और पहले हाफ मतलब दूसरे हाफ की जब मैं बात करता हूं तो ये अक्टूबर 2021 से लेके मैं बात कर रहा हूं मार्च 2022 क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो यार मार्च से स्टार्ट होता है। तो पहला हाफ मतलब मार्च से लेके सितंबर तक, अब अक्टूबर से मार्च तक। तो क्या पहले हाफ में भी उन्होंने कुछ पैसा लिया था? यस, क्योंकि कोविड-19 से देश जूझ रहा है तो इसका मतलब पैसा जो है वो ज़्यादा चाहिए सरकार को। तो सरकार ने फर्स्ट हाफ में जो है वो कितना पैसा लिया था, 7.02 लाख करोड़। तो पहला अगर पूछा जाता तो आंसर ये हो जाता। लेकिन अभी पूछा है सेकंड हाफ में दोस्तों कितना लिया है, 5.3 लाख करोड़ लेंगे, क्योंकि अभी तो लिया नहीं है। तो अभी जो है वो आगे कोविड-19 इफेक्टेड कंट्री है तो रेवेन्यू जो है वो गैप, जो इनकम का गैप है वो यहाँ से पूरा किया जाएगा। तो 5.3 लाख करोड़ जो है वो सेकंड हाफ में लिया जाएगा। तो एग्जामिनर आपको पहला हाफ भी पूछ सकता है, दूसरा हाफ भी यहाँ पे पूछ सकता है। तो पहले हाफ पे तो उन्होंने बॉन्ड इशू कर दिए थे आरबीआई के थ्रू,
तो बॉन्ड इशू कर दिए, बॉन्ड लोगों के पास चले गए और जो है वो पैसा किसके पास आ गया, सरकार के पास आ गया। तो उस बॉन्ड के थ्रू इन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया। लेकिन अभी देखो बॉन्ड के थ्रू किया जाएगा या फिर डायरेक्टली पैसा जो है वो किया जाएगा, वो पता लगेगा अभी। लेकिन टोटली जो है वो ऑलमोस्ट पूरे साल के अंदर 12 लाख करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने बोरो कर लिए हैं, चाहे वो लोगों से किए, चाहे आरबीआई के माध्यम से किए, किसी भी तरह से। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आरबीआई यार पैसे छापने के लिए भी मतलब कर सकता है काम। मतलब जो सरकार है वो आरबीआई को कह सकते हैं कुछ पैसे छापो, तो वेज एंड मीन एडवांसेस कहा जाता है उसको, वेज एंड मीन एडवांसेस। तो सेकंड हाफ के लिए वो फिक्स कर दिया कि 50,000 करोड़ रुपए जो है वो आप इस तरह से भी ले सकते हो, 50,000 करोड़ रुपए जो है वो आप नोट को प्रिंट करवा के भी ले सकते हो। लेकिन आपको पता है यार उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 90 दिन का, और 90 दिन के भीतर भीतर ना लौटाएं तो इसका मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, रेपो रेट जितना होगा उतना लग जाएगा। ठीक है, अगर मतलब फिर भी नहीं पैसे वापस कर रहे किसी तरह से, मतलब 90 दिन के अंदर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, रेपो रेट अगर 90 दिन से ज़्यादा हो गए तो रेपो प्लस 2% हो जाएगा, 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से बेसिक हैं, शायद पता होंगी सारे बच्चों को जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट 5.03 लाख करोड़ बोरो करेगी फाइनेंशियल ईयर 22 में। अगला क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी कंपनी को इंडिया में सिलेक्ट किया गया है जर्मन एक बैंक के द्वारा, जो जर्मन का बैंक है जिसका नाम है नॉर्डडॉचे लैंड एस बैंक, और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है इस कंपनी के साथ ताकि कंपनी जो ये बैंक है वो आईटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इस कंपनी के माध्यम से कर सके। तो एक सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाता हूँ। एक बैंक है दोस्तों जिसका नाम है नॉर्ड बैंक, याद रखोगे, सिर्फ कीवर्ड याद रखना है, नॉर्ड बैंक है, अदरवाइज पूरा नाम है नॉर्डडॉचे लैंड्स बैंक। लेकिन इस बैंक में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो बैंक जो है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। तो उसके लिए उसने एक इंडियन कंपनी को चुना है कि आप भाई हमारे बैंक को ट्रांसफॉर्म कर दो, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ले आओ अच्छी अच्छी। तो ये हमारे पास कंपनी कौन सी, इंडिया की सबसे बेहतरीन कंपनी टीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की बात कर रहा हूँ, और ये आईटी ट्रांसफॉर्मेशन करेगी कौन से बैंक की, नॉर्ड बैंक की। तो बहुत सिंपल हो गया अब तो क्वेश्चन। टीसीएस ने अनाउंस कर दिया कि जर्मन कमर्शियल बैंक जो नॉर्ड बैंक है उसको हम जो है वो आईटी ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे हम नई टेक्नोलॉजी को वहां पे विकसित कर देंगे। 5 साल का एग्रीमेंट है दोस्तों ये। इसमें क्या होगा, टीसीएस जो है वो बैंक के हर माध्यम में, लाइक चाहे वो रिटेल बैंकिंग है, चाहे आप कह सकते हो मर्चेंट बैंकिंग है, चाहे वो होलसेल बैंक, कोई भी बैंकिंग है, मतलब हर तरह के माध्यम को वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से उसको इंप्रूव कर देंगे और भी उसको सिंप्लीफाई कर देंगे और भी अच्छा कर देंगे, यूजर एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाएगा। और टीसीएस जो है वो आगे भी इसको प्रोवाइड तो कर देगा। अब कल को कोई तकनीकी प्रॉब्लम आ गई तो क्या करेंगे, तो उसको ठीक भी कौन करेगा, टीसीएस, मतलब अपनी सर्विसेज जो हैं वो भी टीसीएस प्रोवाइड करेगा इन 5 सालों के अंदर। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपने, और टीसीएस के बारे में बिल्कुल याद रखना है थोड़ा सा आपने। जो टीसीएस का हेडक्वार्टर है वो तो मुंबई है, और टीसीएस का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो है राजेश गोपीनाथन, राजेश गोपीनाथन। तो ये आप याद रखोगे। और इसको कब बनाया गया था टीसीएस को, 1968 में टीसीएस को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया है ताकि डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन जो है वो हो सके। आपको पता है कि हमने कल ही एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था, वर्ल्ड रेबीज डे, वो 28 सितंबर को दोस्तों पूरे वर्ल्ड में जो है वो मनाया जाता है ताकि रेबीज के बारे में जागरूक कर सके, किस तरह से रोका जा सकता है उसके बारे में बताया जा सके। अब सरकार ने कहा है कि जो इंडिया में जो पूरे ग्लोब लेवल पे डेथ्स होती हैं रेबीज के कारण, तो उसमें 33% जो डेथ्स होती हैं वो केवल इंडिया में होती हैं। मतलब 1/3 हिस्सा जो रेबीज के कारण डेथ हो रही है पूरे वर्ल्ड में वो सिर्फ इंडिया से हो रहा है। तो उसको एलिमिनेट करना है, रेबीज से होने वाली डेथ्स को हमने बिल्कुल जीरो कर देना है 2030 तक। ये सरकार का जो है वो क्या है, लक्ष्य है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी जो कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया है। ये है नेशनल एक्शन प्लान फॉर रेबीज एलिमिनेशन, सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो। और जो डॉग से होने वाली रेबीज है तो उसको 2030 तक हमने एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डेथ्स जो हैं वो रेबीज के कारण हो रही हैं। और इसके लिए इसका पूरा प्लान जो ड्राफ्ट किया है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं एनसीडीसी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उसने जो है वो इसको क्या किया है, पूरा का पूरा प्लान को तैयार किया कि किस तरह से इसको एलिमिनेट करेंगे। और जो मनसुख मंडाविया जी, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी याद रखियो गुजरात है, राज्यसभा के मेंबर है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ जो है वो एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया, जो कि हेल्थ और बायोमेडिकल साइंस से रिलेटेड। और हेल्थ से रिलेटेड यार इस तरह के एमओयू होने चाहिए। उसके पीछे कारण है कि कोविड-19 के कारण सबको पता लग गया कि देश का हेल्थ सिस्टम जो है वो कितना खराब है, तो उसको इंप्रूव करने के ऊपर अभी हमें जुटना चाहिए। और सबसे अच्छा जो कंट्री माना जाता है हेल्थ के लिए वो यूएसए माना जाता है। तो इसका मतलब यूएसए या इटली ऐसी कंट्री जो सबसे अच्छा हेल्थ सिस्टम के अंदर है, तो यूएसए के साथ एग्रीमेंट किया है। क्यों ये एग्रीमेंट हेल्थ और बायोमेडिकल साइंसेस के लिए ही हुआ है, उसके पीछे कारण है क्योंकि दोस्तों रिसेंटली
एक डायलॉग हुआ है जिसको कहते हैं इंडो यूएस हेल्थ डायलॉग, इंडो यूएस हेल्थ डायलॉग, और ये चौथा डायलॉग था जिसको होस्ट किसने किया है, इंडिया ने किया है। तो इसीलिए ये एग्रीमेंट जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हुआ है, ताकि हेल्थ सेक्टर को हम अच्छा बना सकें और बेस्ट टू बेस्ट सिस्टम का यूज कर सकें, बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर सकें। और उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की इन्वॉल्व है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसने ये एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के बिहाफ पे। और इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं वो कौन है, वो है बलराम बरगवा। कौन है, बलराम बरगवा। और इसका हेडक्वार्टर आईसीएमआर का न्यू दिल्ली है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ही याद रखें। और आप देख सकते हो यहाँ पे फोर्थ इंडो यूएस हेल्थ डायलॉग, 2 दिन का ये डायलॉग था और ये 4th नंबर का डायलॉग है। और इंडिया की तरफ से मनसुख मंडाविया जी ने इसको अटेंड किया, और मनसुख मंडाविया जी का चेहरा आप 2 जगह पे यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, नबार्ड ने अप्रूव कर दिया है कि याक हस्बेंड्री जो है उसको हमने कुछ पैसा देना है। वो कौन सी स्टेट में ये पैसा दिया जाएगा, वो अरुणाचल प्रदेश में दिया जाएगा। तो याक्स तो वैसे बहुत सी स्टेट्स में इंडिया में, जम्मू कश्मीर में आपको मिल जाएंगे, लद्दाख में मिल जाएंगे, वेस्ट बंगाल में भी मिल जाएंगे, सिक्किम में भी याक्स हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हैं याक्स। ठीक है, तो नबार्ड ने कहा है कि यार क्रेडिट प्लान जो मतलब याक्स को पालते हैं, जो याक्स की खेती करते हैं, आप कह सकते हो कि याक्स के ऊपर खेती करते हैं, तो वो जो है वो हिमालयन याक्स को हम क्या करेंगे, पैसा देंगे, ताकि वो अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सके और उनकी इनकम भी जो है वो बढ़ाई जा सके। तो नबार्ड जो है वो ये लोन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा बैंक्स की हेल्प से, ताकि लोग जो हैं वो याक फार्मिंग के ऊपर जो है वो फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो एंटरप्रेन्योर बन सकें। तो याक के तो मतलब आपको पता ही है कि बहुत से फायदे हैं। तो दूध देने वाला पशु तो है ही है, साथ में जो है वो आप कह सकते हो कि कपड़े के तौर पे भी हम जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और याक पॉपुलेशन इंडिया के अंदर आप कह सकते हो काफ़ी है, 58,000 याक्स हैं इंडिया के अंदर, जिसमें लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में ही केवल आपको 26,000 मिल जाएंगे, और अरुणाचल, केवल अरुणाचल प्रदेश में आपको 24,000 याक्स मिल जाएंगे। इसलिए ये स्कीम जो है वो केवल किसके लिए है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट के लिए है। और अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो याद रखियो, बीडी मिश्रा हैं, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये स्कीम जो है वो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ याक की तरफ से जो है बनाई गई है। कमर्शियल बैंक जो है वो अपने पैसे को देंगे, और इससे क्या होगा कि जो याक हर्डर्स हैं जो ईस्टर्न हिमालय को अपने पास रखते हैं, उनको पालते हैं, तो उनकी इकोनॉमिक हेल्प जो है वो यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन की स्टैंडर्ड एंड पुअर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि आप कह सकते हो कि कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है। उसने इंडिया की जो ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए, वो 9.5% फोरकास्ट की है। दोस्तों ये पहले भी 9.4% ही थी, इसलिए हम कहेंगे कि रिटेन किया, उन्होंने कहा है कि इतना ही ग्रो करेगा। तो जब वो रिटेन करने लग जाएं तो इसका मतलब ऑलमोस्ट उनका आइडिया जो है वो अब इतना की हो चुका है, तो अब वो जो है वो चेंज नहीं कर रहे। ये इसलिए क्योंकि कोविड-19 की काफ़ी रिस्ट्रिक्शन जो है वो इंडिया के अंदर हट चुकी हैं। पहले जून के अंदर जो है वो उन्होंने कहा था कि जून से पहले उन्होंने कहा था कि 11% करेगा, लेकिन जून के बाद जो है जून में ही उन्होंने कह दिया कि 9.5% करेगा। अब दोबारा से उन्होंने कह दिया कि 9.5% ही करेगा। भाई इससे जो है वो कम नहीं करेगा, इतना ग्रोथ तो इंडिया करेगा ही करेगा। और ये याद रखना है कहाँ की है स्टैंडर्ड एंड पुअर, यूएसए की ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, सबसे इंपॉर्टेंट रेटिंग एजेंसी है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें चैनल को, वीडियो को शेयर करें कम से कम अपने एक दोस्त को, और सब्सक्राइब जरूर कर दो। यार ये 3 काम फ्री हैं, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो इसको, इसमें कोई आपका मूल्य तो लगना नहीं है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया करो ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर ये 2-3 काम कर लेते हो तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ मोटिवेशन मिल जाता है, और मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, वो आपके अंदर से ही आएगी, तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो यार क्वेश्चन क्या है, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की है कुछ क्रॉप वैरायटीज, ताकि जो क्लाइमेट रेजिलियंट है, कल को बारिश नहीं हुई तो आप ये नहीं कह सकते कि फसल खराब होगी, और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो अच्छी मात्रा में मिलेंगे। तो ऐसी कितनी वैरायटीज को लॉन्च किया उन्होंने, 35 वैरायटीज को लॉन्च किया, मतलब आंसर क्या होगा, डी होगा इसका। तो सिंपल है यार, नरेंद्र मोदी जी ने 35 क्रॉप वैरायटीज को लॉन्च किया है जो कि क्लाइमेट चेंज को एक्सेप्ट करेंगी, और साथ ही साथ जो है वो साथ में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को भी खत्म करेंगी। मतलब जो बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, जब मिल रहा है उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, तो वो प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएगी। और खास करके उन एरिया में जहाँ पे बारिश नहीं होती, ड्रॉट रेजिलियंट है ये, मतलब आप कह सकते हो कि जो ड्रॉट है वो टॉलरेट कर लेती हैं ये। लाइक आप कह सकते हो कि सोयाबीन है हमारे पास, चावल है, अनाज है हमारे पास, दालें हैं, मक्की है, तो इन सब की जो है वो 35 तरह की अलग अलग तरह की वैरायटीज जो है वो इन्होंने लॉन्च की है। सिंपल क्वेश्चन है, और इस को डेवलप किसने किया, एक ही हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो है वो इसको क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है। तो आपने याद रखना है इस चीज़ को। और साथ में एक कैंपस जो है वो नया कंस्ट्रक्ट किया जिसका नाम है
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट कहाँ पे, रायपुर के अंदर। तो ये दोस्तों आपने याद रख लेना है कि जो बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो रायपुर में इन्होंने इनॉग्रेट किया है, जो कि छत्तीसगढ़ में। ये आपको क्वेश्चन इंस्टीट्यूट लेवल पे जो है वो पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, व्हाट विल बी द फाइनेंशियल आउटले ऑफ द प्रमोशन ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस पार्क स्कीम। तो मेडिकल डिवाइस पार्क स्कीम की प्रमोशन के लिए जो है वो इसमें से कितना पैसा जो है वो लगेगा। तो इसकी प्रमोशन का दोस्तों मतलब क्या है, इसकी प्रमोशन का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल डिवाइस यूनिट्स लग सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसमें अपना पैसा डालें, ज़्यादा से ज़्यादा जो यूनिट्स हैं मेडिकल डिवाइस प्रोडक्शन के लिए लग सकें। डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो हमारी जो है वो बहुत महंगी है। लाइक आप कह सकते हो जितनी भी दवाइयाँ, जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं मेडिकल से रिलेटेड, वो बहुत महंगे हैं। तो अगर हम यहीं पे बनाना स्टार्ट कर दें तो वो सस्ते हो जाएंगे, ताकि हर बंदा जो है वो उसको खरीद सके। और कोविड-19 जैसी सिचुएशन में तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास वो चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने कहा है कि 400 करोड़ रुपया जो है वो हम देने के लिए तैयार है। मतलब 400 करोड़ रुपया अगले 5 साल के अंदर आप कह सकते हो इसमें जो है वो लगाया जाएगा, जिसमें से 400 करोड़ रुपया सरकार ने टोटल आउटले कहा है 2021 से लेकर 2024-25, मतलब आप कह सकते हो 5 साल के लिए। और इसमें 4 स्टेट्स को भी अप्रूवल मिल चुका है, हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। अगर आप ध्यान से इंडिया के मैप को देखोगे तो एक तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी हिमालयन स्टेट, एक यूपी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मध्य प्रदेश बिल्कुल बीच में मिल जाएगा और तमिलनाडु यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप देखोगे एक हिमालयन स्टेट आपको मिल गई यहाँ पे, एक जो है वो उत्तर प्रदेश आपको मिल गया, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आपको मिल गया, यहाँ पे उत्तर प्रदेश मिल गया। तो सारी स्टेट्स जो है वो ऑलमोस्ट नॉर्थ से लेके साउथ तक यहाँ पे कवर कर रहे हैं। वो अभी वेस्ट और ईस्टर्न वाले पार्ट के ऊपर फोकस नहीं किया गया है। तो इस चीज़ को याद रखना है, बहुत ही सिंपल है कि डिवाइस प्रोडक्शन जो है बढ़ानी है मेडिकल डिवाइस। और इसमें सरकार ने खास तौर से कहा है कि स्टेट्स को, जो बाकी स्टेट्स हैं उसमें 70% हम जो है वो पैसा देंगे, 30% स्टेट गवर्नमेंट डालेगी। लेकिन अगर वो हिली स्टेट है और अगर वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो हम उसमें 90% हिस्सा देंगे। मतलब जो फंडिंग होगी वो 90:10 में होगी और इसमें 70:30 में होगी। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो सरकार है वो 100 करोड़ रुपया दे सकती है, 100 करोड़ रुपया जो है वो दे सकती है पार्क को बनाने के लिए। मतलब इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकता। मनसुख मंडाविया जी हेड हैं, वो आपको पता ही है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $251 मिलियन जो है वो अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के लिए दे दिया है, खास करके चेन्नई के लिए। चेन्नई में ज़्यादा योगदान दिया जाएगा क्योंकि चेन्नई में फ्लड मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और चेन्नई को एक रहने योग्य शहर बनाया जा सके, उसके लिए ये पैसा जो है वो दिया गया, ताकि जो फ्लड से रिस्क पैदा होता है तो वो मैनेज किया जा सके। फ्लड रिस्क मैनेजमेंट के लिए दिया गया है, ताकि लोग जो हैं वो वहाँ पे रह सके, इन्वायरमेंट रहने योग्य हो जाए, इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। इसलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये पैसा दिया है। तो खास करके तमिलनाडु के स्टूडेंट तो इसको याद रखेंगे। और एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको पता है कि 1966 में बनाया गया था। 68 कंट्रीज मेंबर है इंक्लूडिंग इंडिया। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मनीला में है, फिलीपींस के अंदर, और इसके हेड है मस्त सुगु। अगला आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें हमारे पास पहला पॉइंट है, इंडिया और यूएस ने फास्टर एक्सपोर्ट क्लियरेंस प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है। मतलब जो भी सामान इंडिया से जाएगा, आएगा यूएस से या जाएगा, तो उसको जल्दी जल्दी में जो है वो हम क्या करेंगे, मतलब उसको क्लियर कर देंगे। बहुत ज़्यादा वेटिंग जो है वो उसमें नहीं करना पड़ेगा। और इंडिया की तरफ से ये एग्रीमेंट साइन किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। और सीबीआईसी जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब इसका एक एक्ट पास किया गया था जो आता है सेंट्रल बोर्ड रेवेन्यू एक्ट। सेंट्रल बोर्ड रेवेन्यू एक्ट कौन से ईयर में, 1963 में। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है। और एम अजीत कुमार जो हैं वो इसके हेड हैं, एम अजीत कुमार। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक आपदा मित्र और एक कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल जो है वो लॉन्च किया है, किसका, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। देखो यार क्या है, नेशनल डिजास्टर किसी भी टाइम पीरियड पे आ सकता है। मतलब फ्लड्स आ गए बहुत ज़्यादा, कोविड आ गया, ये भी डिजास्टर ही है एक ना, कोई भी चीज़। तो उसमें एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है आपदा मित्र स्कीम। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैं कोई सेवा करना चाहता हूँ देश के लिए, तो मुझे लगता है कि यार मुझे उतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि मान लो कोई फ्लड्स आ गए है ना, बाढ़ आ गई, कोई और दिक्कत आ गई, तो मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ, ताकि जो इनिशियल जो हेल्प है वो कर सकता हूँ। तो सरकार ने आपदा मित्र स्कीम की है। जो भी वॉलंटरी बेसिस पे जाना चाहते हैं लोग, तो उनको सरकार जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, और किस तरह से जो अपने इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो अपने आप को संभालना है, लोगों को संभालना है, तो वो यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो यह है आपदा मित्र स्कीम, बहुत ही सिंपल है। और एक कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल, जिसमें पहले से बता दिया जाएगा कि यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, तो इसलिए वहाँ पे लोग जो है वो सशक्त रहें। तो और एनडीएम में याद रखना है, इसका मतलब है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिजास्टर को मैनेज करने की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। और एलआईसी ने टाई अप कर लिया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ प्रिंट टू पोस्ट सोल्यूशन।
तो बहुत ही सिंपल तरीके में मैं आपको समझा देता हूँ कि एलआईसी की जो पॉलिसीज हैं उनको प्रिंट करने की ड्यूटी जो है वो किसको दे दी गई है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को दे दी गई है। डिपार्टमेंट पोस्ट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आप कह सकते हो, और हेडक्वार्टर जो है वो इसका न्यू दिल्ली में है, और इसके सेक्रेटरी हैं विनीत पांडे, सेक्रेटरी मत याद करो चाहे, डायरेक्टर जनरल आलोक शर्मा है, डायरेक्टर जनरल एक बार पढ़ लो नाम। एलआईसी के बारे में तो सब चीज़ें याद रखनी है। एमआर कुमार जो है वो चेयरमैन है, और 1956 में इसको बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर आपको पता ही है मुंबई में है। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर बैंक को 500 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए गए हैं, किसकी तरफ से, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि 500 करोड़ रुपए से उनका शेयर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक में बढ़ जाए। तो बिल्कुल बढ़ गया यार, इस 500 करोड़ से उन्होंने ऑलमोस्ट 6% जो है वो शेयर खरीद लिया है, तो अब उनका शेयर जो है वो 74% तक जो है वो चला गया है। और जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में याद रखना है, 1938 में इसको बनाया गया था। 1938 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है, और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो कौन है, राजेश कुमार छिब्बड़। याद रखोगे, राजेश आर के छिब्बड़, सिर्फ इतना याद रखें बच्चे, इस तरह से याद करेंगे, आर के छिब्बड़। टैगलाइन है सर्विंग टू एम्पावर, सर्विंग टू एम्पावर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज 2021, 29 सितंबर, ताकि हम जो है वो फूड की वेस्टेज को कम कर सकें, हम जिनको ज़रूरत है उनको अनाज प्रोवाइड कर सकें, फूड सिस्टम को अच्छा बना सकें, ताकि जितना भी फूड, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूड, ऑलमोस्ट 27% के आसपास फूड जो है वो वेस्ट होता है, जिसके कारण जो है वो कई लोग तो बिल्कुल भी मतलब अनाज नहीं मिल पाता, कई लोग जो है वो पेट भरने से ज़्यादा जितना चाहिए उनको उससे भी डबल जो है वो खा लेते हैं, जिसके कारण बहुत ज़रूरी है कि हमें जो है वो फूड वेस्टेज के ऊपर जो है फोकस करना पड़ेगा। दो ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो दोनों का मानना है कि हमने फूड लॉस को जो है वो किस तरह से रोकना है। और एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम में है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर, और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का नैरोबी कीनिया के अंदर है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो 29 सितंबर को जो है वो मनाया गया। इसके पीछे यही कारण है कि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं, जो हार्ट की डिजीजेज हैं, दिल के रोग हैं, वो सारे के सारे जो है वो हमने क्या करने हैं, किसी तरह से हमने उसको रोकना है, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि ये चीज़ें जो हैं वो खाने से या इन चीज़ों से जो है वो आपको जो है वो स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट डिजीज़ आ सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डेथ्स जो है वो रोकी जा सकती है, क्योंकि 18.6 मिलियन डेथ्स होती हैं दोस्तों पूरे साल के अंदर। तो उसको रोका जा सकता है अगर हम लोगों को सही तरह से जानकारी दें कि किस तरह से आप अपने दिल को जो है वो अच्छा बना सकते हैं। और वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन जो दिल के एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो बचाती है दिल के रोगों से, लोगों को अवेयर करती है, इसका हेडक्वार्टर है जनेवा के अंदर, जनेवा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं 29 सितंबर 2021 का क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि फर्स्ट कंट्री कौन सी थी जिसने प्लास्टिक नोट्स को स्टार्ट किया। तो प्लास्टिक नोट्स दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें करेंसी को आप जो है वो लाइक वो फटेगी नहीं, है ना, खराब नहीं होगी, उसके ऊपर कुछ लिखोगे वो लिखा नहीं जाएगा, तो मतलब वो सेफ रहेगी करेंसी, तो आप उसको लंबे समय तक चला सकते हो। तो वो कंट्री सबसे पहली कौन सी थी, ऑस्ट्रेलिया, जिसने प्लास्टिक करेंसी को स्टार्ट किया था 1988 में। फिर इन्होंने पहले डेमो बेसिस पे स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे करके 1996 तक तो इन्होंने जो है वो पूरा का पूरा जो है वो बैंक नोट्स जो है वो प्लास्टिक नोट्स में कन्वर्ट कर दिए थे। इंडिया भी जो है वो इसके ऊपर चल रहा है। इंडिया ने 2013 में कहा था कि हम 10 रुपए का नोट जो है वो निकालेंगे, प्लास्टिक नोट जो है वो निकालेंगे, और 5 सिटीज़ में इसका ट्रायल करेंगे। यही स्टेटमेंट उनकी 2017 में भी है कि 10 रुपए का नोट निकालेंगे और प्लास्टिक नोट निकालेंगे, 5 सिटीज़ में चलाएंगे। कोई फर्क नहीं है स्टेटमेंट में, सिर्फ 5 साल का यहाँ पे 4 साल का आप कह सकते हो गैप है बीच में, अदरवाइज स्टेटमेंट सेम है। लेकिन ये अभी इन्होंने शायद 2 जगह पे स्टार्ट किए भी थे, लेकिन एनवायरनमेंट के कुछ इश्यूज़ के कारण उसको वापस ले लिया। शायद एक जगह शिमला थी, मुझे कुछ हद तक याद आ रहा है 2017 का, कि शिमला में एक इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण शायद कोई प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे आई थी। क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है हमारा, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर बताना है। देखो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बीआईएस की, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, लेकिन एक बात याद कर लें, बीआईएस का आपने मुझे हेडक्वार्टर भी बताना है और साथ में इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी बताना है, दोनों चीजें बतानी है। वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। और यार जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक जरूर करेंगे, ये टारगेट यार पूरा करना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि 700 प्लस लाइक कोई 10 दिन के अंदर कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक दिन के अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा लाइक्स जो है वो चाहिए। और सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करें यार, कम से कम एक दोस्त को तो शेयर कर ही दिया करो। बेल बटन को प्रेस कर दो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। और ये फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस हमेशा रहेगा कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर जो है वो बढ़ाएगा। चाहे आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य जो है वो क्या है कि आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन बढ़ाना है, उसमें कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है। और दोस्तों साथ में एक बात याद रखनी है कि हमेशा लाइफ को
जो है वो अच्छे से जियोगे, सीरियस नहीं लोगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि 5% प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आती है तो 95% हम उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। वो इतनी कॉम्प्लिकेट होती नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है यार जो कॉम्प्लिकेट हो। तो उसको सरल बनाना आना चाहिए बस, और वो हमने नहीं बनाना। अगर बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो, अपने आप हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहें स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।